हेलो बच्चों, आप लोग अपने पिछले क्लास में कौन समरूपता के नियम के बारे में पढ़े थे। आज हमने आपके लिए उससे आगे का प्रमेय भुजा 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 समरूपता के सिद्धांत को मैं लेकर आपके सामने आया हूं। बच्चों, समरूपता का सिद्धांत मैंने बताया कि बस दो बातों पर निर्भर करती हैं। पहला कि त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होने चाहिए। दूसरा, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम लोग जो बच्चों पढ़ेंगे वो है आपका बच्चों भुजा 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 समरूपता। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट बेटा ऊपर में देखे हैं कि यदि दो त्रिभुज जिनकी भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप हो, यानी त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखो दो त्रिभुज लिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज लिया हुआ है। तो इसमें भुजाओं का अनुपात यानी जो भुजा का जो अनुपात है रेशियो हो लिया तो ए बी बाई डी ई, ये रहा बच्चों आपका ए बी, ये रहा ए बी, ये रहा डी ई। तो ए बी बाई डी ई, बी सी बाई एफ, ये रहा बी सी, ये रहा ई एफ, ए सी बाई डी एफ, ए सी, और ये रहा डी एफ। यानी ये जो अनुपात है ये बराबर है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, अब जो सत्यापित करना है वो दोनों त्रिभुज को हमें समरूप सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज है बेटा कि ये जो बेटा ये वैल्यू है रचना, ये जो अनुपात दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में ए बी बाई डी, बी सी बाई एफ और ए सी बाई डी एफ, यहाँ पे हमने देखो इस तरह से लिखा है ना, ये ऐसे लिखा है लेस देन 1 यहाँ लिखे माना, ये आपकी किताब में बेटा दिया हुआ है इस प्रकार से। तो ये लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं 3/4, 3/4। तो ये बेटा जो 3/4 वैल्यू है, नीचे का वैल्यू बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो जब इसको डिवाइड करें 0.7 आएगा, 0.7 आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू बेटा जो भी आएगा यानी ये जो वैल्यू है ये किससे छोटा है, 0.7 1 से छोटा है ना। तो यानी यही हम यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं कि ये जो भुजा लिया गया है बेटा यानी ए बी बाई डी, बी सी बाई एफ, ए सी बाई डी एफ, ये जो भुजाएं दी गई हैं डी ई एफ और डी एफ, यानी ये त्रिभुज डी ई एफ की जो भुजाएं हैं, त्रिभुज डी ई एफ की जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के सापेक्ष बड़ी है। ठीक है, तो वो बड़ा है यानी बड़ा है, जब दोनों कटेगा तो वैल्यू छोटा आएगा, है ना। तो जब ये भुजा बड़ा हो गया बेटा डी ई एफ में, तो जब डी ई एफ में त्रिभुज डी ई एफ की भुजा त्रिभुज एबीसी की भुजा से बड़ी है, तो रचना में बेटा हम लोग क्या किए देखो कि एम और एन डी तथा डी पर एम और एन डी तथा डी एफ पर इस प्रकार लिया कि एम एन बराबर ए बी, डी एन बराबर ए सी। एम और एन यहाँ पे दो इस प्रकार लेना है कि ये जितना ए बी है उतना डी एम हो जाए, जितना ए सी है उतना डी एन हो जाए, और एम एन को आपस में जोड़ दिया। ये हमने रचना में कर लिया। ठीक है, अब प्रमाण आइए बच्चों। तो यहाँ देखो ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ कहां से लिख दिया, देखो ए बी बाई डी, बी सी बाई ए सी बाई डी एफ, यानी इसको हम लोग 1 से नोट कर सकते हैं। इस वैल्यू को, ये वैल्यू 1 से आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि यही स्टेटमेंट मेरा दिया गया था, उस स्टेटमेंट का हम यूज कर रहे हैं जो दिया हुआ था, उसमें से ए बी बाई डी, ए सी बाई डी एफ हमने उतार लिया। ठीक है, अब ए बी को हमने रिप्लेस कर दिया बच्चों यहाँ किससे, डीएम से, है ना। ए बी इज रिप्लेस्ड बाई डीएम, बदल दिया डीएम से, और ए सी को बदल दिया डीएन से। ये डीएम और डीएन कहां से आया, रचना से, क्योंकि रचना में देखो ए बी बराबर डीएम, डीएन बराबर ए सी है, ये बदल गया रचना से। अब ये जो अनुपात आया बच्चों डीएम बाई डी और डीएन बाई एफ, देखो डीएम बाई डीई, डीएन बाई डी एफ, ये जो बच्चों अनुपात आया ये त्रिभुज, एक ही त्रिभुज में भुजा का अनुपात है। तो हम लोग थेल्स के विलोम में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हो तो ये जो रेखा है बेटा ये रेखा आपस में समानांतर होगी। सर ये क्या बोल दिया आप, समझ में नहीं आया?
तो समझ में नहीं आया बच्चों, तो ये मैंने थेल्स का विलोम आपको पहले पढ़ाया था। यदि आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है कहीं, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे पुराने वीडियो को, जिसमें मैंने थेल्स का विलोम, थेल्स, कौन समरूपता के नियमों का जिक्र किया था, उसको आप एक बार दोबारा देखिए, तो आपको यहाँ पे कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चों कि ये हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज, ये सारा त्रिभुज का जो कुछ भी नियम है, जो कुछ भी सिद्धांत है, वो बस उसके प्रमेय के ऊपर आधारित है। और प्रमेय के ऊपर जब आधारित है तो प्रमेय हमको अच्छे से आना चाहिए, है ना। तो यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत होती है तो मैं आपको बार बार यही कहूंगा, रिपीट करूंगा कि आप मेरे वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार हो सकता है रिपीट करके देखें, ताकि आपका प्रमेय क्लियर हो जाए। और जब प्रमेय क्लियर हो जाएगा तो बेटा आपको किसी भी प्रश्नावली, किसी भी एक्सरसाइज में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना मैं आपको आश्वासन देता हूं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे ये देखो dm by de, dn by df, dm by de, dn by df, ये अनुपात जो आया, उस अनुपात के आधार पे थेल्स के विलोम से ये जो mn है वो ef के समानांतर होगी। ये समानांतर का चिन्ह है, ठीक है। अब जब समानांतर होगी तो संगत कोण बराबर, तो जब ये और भुजा, ये भुजा समानांतर, तो 1 बराबर 2 और 3 बराबर 4, ये जो कोण है, कोण को मैंने नंबरिंग कर लिया है, मुझको तो बड़ा लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 1 बराबर 2, 3 बराबर 4 संगत कोण, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने दो त्रिभुज लिया है DMN और DEF, DMN DEF, एक ही त्रिभुज में, ये बड़ा वाला में 2 त्रिभुज बन रहा है ना, DMN और DEF। इन 2 त्रिभुज में बेटा D दोनों में उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। तो ये देखो DMN में भी कोण D आएगा और DEF में भी D आएगा, तो लिख दिया D दोनों में उभयनिष्ठ। और DMN में 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, ये जो संगत कोण आपको यहां से आया था। तो यानी कि ये जो त्रिभुज है DMN और DEF, इस दोनों त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर हो गए। जब संगत कोण बराबर, जैसे पहले वाले प्रमेय में हमने पढ़ा था कि यदि संगत कोण बराबर होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया, ठीक है, त्रिभुज DMN समरूप हो गया त्रिभुज DEF के कोण से। जब समरूप हो गया तो भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात कैसे लेंगे बच्चों, तो देखो यहाँ पे D, ये रहा D के सामने MN, और बड़े वाले में D के सामने EF, तो MN by EF। अब है 1 बराबर 2, तो 1 के सामने बेटा DN, 1 किसके बराबर है, 2 के, तो 2 के सामने DF, तो DN by DF। अब 3 बराबर 4, ये रहा 3 के सामने बेटा DM, और 4 के सामने DE, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे बच्चों MN by EF जस्ट का तस, ये DN by DF, तो DN को देखो यहाँ AC से रिप्लेस कर दिया, DF वैसा का वैसा ही है, DM को AB से रिप्लेस कर दिया, DE जैसा का तैसा। यानी ये AC और AB जो रिप्लेस हुआ, ये कहां से रिप्लेस हुआ बच्चों, रचना से। रचना में देखिए बच्चों, ये देखो तो DM AB के बराबर, DN AC के बराबर, है ना। तो DN AC, DM AB रिप्लेस कर दी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। तो अब इस 3 नंबर को और इस 1 नंबर को जब हम तुलना करेंगे बच्चों, 1 और 3 से, यहां लिखा हुआ है 1 और 3 से, MN by EF को हमने उतार दिया, AC by DF, AB by D, देखो AC by DF, AB by D, यानी यहां पे ये वैल्यू दोनों है, यहां पे भी दोनों है, ये दोनों, ये यहाँ पे MN by EF के इक्वल है, और ये दोनों यहाँ पे BC by EF के इक्वल है। तो यहां से इन दोनों को हमने आपस में बराबर कर लिया, ठीक है। तो EF कट गया, तो MN बराबर BC बचा, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में और त्रिभुज DMN में, त्रिभुज ABC और DMN में, ABCDMN में आपको क्या क्या मिला, AB बराबर DM, कहां से, रचना से, AC बराबर DN, रचना से, MN बराबर BC, इसको 4 नंबर मान लिया, ये 4 नंबर से मिल गया। यानी कि ये दोनों जो त्रिभुज है ABC और DMN की भुजाएं आपस में बराबर हो गई। जब भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो सर्वांग समता अविगृहित, भुजा 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 के आधार पर उनके संगत कोण बराबर हो गए। तो ये देखो बेटा AB के सामने, ये रहा AB के सामने 7,
ए बी डीएम के बराबर है, तो डीएम के सामने 3, तो 7 बराबर 3। बीसी के सामने बेटा ए, बीसी यहाँ एमएन के बराबर था, एमएन के सामने डी, तो ए बराबर डी लिखा हुआ है। अब एसी के सामने बेटा 6, और एसी किसके बराबर था, टीएन के, तो 6 बराबर ए। संगत कोण ले लिए। संगत कोण जब यहां से बराबर हो गया बच्चों, तो लेकिन यहाँ पे एक चीज फिर से हम देखो, वहां पे लिखा हुआ है लेकिन 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 2 से 2 नंबर कहां, ये है 2 नंबर, 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ ये दिया हुआ है 1 बराबर 2, 3 बराबर 4, 2 से, और यहाँ पे 1 बराबर 6, 3 बराबर 7, तो देखो तो यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कोण 1, यहाँ पे कोण 3, यहाँ पे कोण 3, यानी यहाँ जो 1 है वो 2 के बराबर है, और यहाँ 1 6 के बराबर है। इसका मतलब 2 और 6 आपस में बराबर होगा, यहाँ लिख दिए 2 और 6 आपस में बराबर। 3 बराबर यहाँ 7, यहाँ 3 बराबर है 4, तो 4 और 3 भी आपस में, 4 और 7 भी आपस में बराबर होगा, लिख दिया। और ये जो वैल्यू है ए बराबर डी 10 का 10। अब ये जो बेटा वैल्यू आया मेरा इतना 2 6 4 7 ए बराबर डी, ये किसमें आया ये ऑब्जर्व करते हैं हम लोग। तो यहां देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में लिखे हैं हम। एबीसी में डीईएफ में ए बराबर डी, ए बी सी और डी ई एफ बड़ा बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। तो ए बराबर डी है, ए बराबर डी उपरोक्त से यहां से 6 बराबर 2, एबीसी में 6, बड़े वाले में 2, यहां पे आया हुआ है 6 बराबर 2, है ना। ये देखो 6 बराबर 2, 6 बराबर 2 वही चीज लिखा हुआ है। फिर 4 बराबर 7, यहां पे भी 4 बराबर 7। ये जो रिलेशन आया है, यानी कि ये जो बेटा आपका रिलेशन आया है, ये रिलेशन किस त्रिभुज में है, त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में। इस त्रिभुज में ये तीनों कोण, दोनों बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर हो गए, यानी आपस में जब तीनों कोण बराबर हो गए तो कोण 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 समरूप के आधार पर त्रिभुज आपस में समरूप होंगे, है कि नहीं। तो यही था बेटा आपका भुजा 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 समरूपता, ठीक है। तो जिसको हमने कोण 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 समरूप के नियम के तहत आपस में समरूप किया। तो इस वीडियो को अगर आपको कहीं दिक्कत हुई होगी तो आप लोग एक बार दोबारा जरूर देखें, क्लियर हो जाएगा। ये एक बेटा तरीका हुआ जब हम लोग इस वैल्यू को लेस देन 1 लेके बनाए। हम आपको एक छोटा सा चीज और बताएंगे, आप लोग इसको एक बार देखिए, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो समझने में कहीं दिक्कत हुई होगी तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, ताकि आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बावजूद भी आपको दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बीच बीच में मैंने दूसरा प्रमेय का भी इस्तेमाल किया, जैसे यहाँ थेल्स के विलोम का यूज किया है, यहाँ कोण 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 का यूज कर लिया। कहोगे सर ये सब बीच बीच में आ रहा, दिक्कत हो रहा है सर। तो दिक्कत हो रहा है सर, तो आप एक बार मेरे पिछले वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने थेल्स के विलोम को, कोण 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 समरूपता को, थेल्स के प्रमेय को, उन सारे प्रमेयों को मैंने सत्यापित किया। तो आप लोग उसको एक बार जरूर देखिए बच्चों, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपको एक छोटा सा टॉपिक और बताऊंगा, ठीक है। तो अब बच्चों यहां पे जो हम लोग अभी देखे हैं, इतना काफी स्पेस है, इतना तो हो जाएगा। यहां पे जो हम लोग देखे बेटा, हम बोलेंगे सर ये जो आपका अनुपात दिया हुआ है ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, ये जो अनुपात दिया हुआ है, आपने कहा था रचना में लिया था ना, कहा लेस देन 1, हम इसको ले लेते हैं बराबर 1। अरे कोई भी दो चीज आपस में क्या हो सकता है, या तो 1 के बराबर हो सकता है, या तो 1 से छोटा हो सकता है, या 1 से बड़ा हो सकता है। तो उस समय अभी यहाँ पर रचना पे छोटा था, यहाँ पे मान लिए 1 के बराबर यदि अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माना। तो जब हम लोग ए बी बाई डी ई को बराबर 1 लिखेंगे, यानी ये और ये सब बराबर थे, ये वैल्यू 1 के बराबर हो सकता है,
तो ये से 63 गुना होगा तो ए बी बराबर आपका आ जाएगा बेटा DE। उसी प्रकार से बेटा जब आप BC बटा EF यानी इसको 1 के बराबर मानते हैं तो BC बराबर EF, इसको 2 नंबर मान लो। और जब AC बराबर DF को 1 के बराबर लेंगे तो AC बराबर DF, इसको 3 मान लो। Therefore त्रिभुज ये अब मान लो ये कुछ है ही नहीं, ये फिगर मेरा अब ऐसा है, ये ABC, ये हो गया DEF, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से AB बराबर, ये 1 नंबर है, AB बराबर DE, BC बराबर EF, AC बराबर DF। ये आया आपका 1 से, ये आया बेटा आपका 2 से, ये आया बेटा आपका 3 से। तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर हो गए। इस फिगर के आधार पर जब हमने इस वैल्यू को बराबर 1 लिया, जब बराबर हो गई तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। किस नियम से, ऐसे ऐसे जब त्रिभुज के SSS से जब त्रिभुज भुजा 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 समरूपता के आधार पर जब सर्वांगसम होती हैं तो उनके संगत मान भी बराबर होते हैं। तो भाई AB के सामने कौन सा है, यहां देखो पहला ABDE है तो AB के सामने हो गया C और DE, D के सामने F, फिर BC के सामने कोण A, फिर BC EF के बराबर, EF के सामने कोण D, फिर AC के सामने B और AC था DF के बराबर है ना, AC बराबर DF, यहाँ तो DF के सामने कोण E, संगत कोण। ये आपका वैल्यू किससे आया बेटा, आपका सिम्प्लिसिटी, यानी जब तीनों कोण ही बराबर होगा तो समरूपता का 2 ही नियम मैंने बताया आपको कि भुजाओं का अनुपात होगा और कोण बराबर होंगे। अनुपात तो आपको दिया हुआ था शुरू में, हमने क्या ले आया, कोण बराबर ले आए। जब कोण बराबर ही ले आए तो इसका मतलब त्रिभुज ABC समरूप हुआ त्रिभुज DEF के AAA से, हो गया समरूप। तो इस तरह से भी हम लोग इसको सत्यापित कर सकते हैं इसी प्रमेय को। कहो सर ये ज्यादा इजी है, हाँ सर इजी तो है, लेकिन ये आपके पुस्तक में नहीं दिया हुआ है। आपके पुस्तक में वो दिया हुआ है जो मैंने आपको पीछे बताया था, लेस देन 1 करके। बात समझ में आई? तो आप लोग देखिए कि आप लोग किस में ज्यादा कन्वीनियंट है। ये अगर आप बनाते हैं तो आपके ये भी सही है, परंतु आपके किताब पे जो दिया हुआ है पहले हम उसको फोकस करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले वो बताया। इसी प्रमेय को आप लोग इस आधार पर भी सिद्ध कर सकते हैं, कहीं कोई दोहराई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कन्वीनियंट है, वो भी कन्वीनियंट है। कोई भी चीजें तभी आसान होती हैं जब आप कहते हो हमें आता है। या सिंपल सा एक उदाहरण लेते हैं कि हम लोग को जब बाइक चलाने नहीं आता है तो किसी और को गाड़ी चलाते देखते हैं, कहते कैसे चला लेता है भाई, हम तो चलाएंगे तो गिर जाएंगे। लेकिन वही जब आप सीख जाते हो तो अरे तो चलाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले जरूरी इन सब चीजों में क्या है, सीखना। तो पहले सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपको समझने में कहीं दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें, और उसके बावजूद भी दिक्कत आती है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। आप हमसे किस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूं। तब तक के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से इस सब चीज को देखें, और जल्द ही हम आपको आपके नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई पे जरूर ध्यान दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।